हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। बच्चों, यदि आपने कल की क्लास देखे होंगे तो हमने इसी को पढ़ा था, व्हाइट बोर्ड में समझाया था हमने, यही था वो। ठीक, क्या पढ़े थे अपन ने कि किस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला भाग में फर्टिलाइजेशन होता है और वो अंतररोपित जाता है कहाँ पर, एंडोमेट्रियम में आकर, यही पढ़ा था। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो है ये हो गया अपना एग। जब निषेचन हो जाता है तो बाहर जोना पेल्यूसिडा बचती है और यहाँ निषेचन हो गया है। अब ये जो जायगोट है उसकी जो सेल है उसमें क्या होगा, विदलन होगा। ये जायगोट बन गया, इसमें विदलन होता है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है कि इसका साइटोप्लाज्म तो उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, दो। मतलब यदि इसमें 1 लीटर साइटोप्लाज्म था कोशिका द्रव, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें हाफ इसमें हाफ, फॉर एग्जाम्पल बताया हमने, है ना। फिर 2 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4। तो इसका आधा आधा साइटोप्लाज्म चला जाएगा ये चारों कोशिकाओं में, है ना। और अपन जानते हैं कि 23 गुणसूत्र स्पर्म में होते हैं और 23 गुणसूत्र किस में होते हैं, 23 स्पर्म में होंगे और 23 एग में होते हैं। तो इसलिए जो जायगोट बना है उसमें गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 46। ठीक, अब देखो ये जो है वो 4 सेल स्टेज हो गई। अब इसके प्रत्येक जो सेल है उस प्रत्येक सेल को अपन कह देते हैं ब्लास्टोमियर। अब ये ब्लास्टोमियर सेल और विभाजन करेंगी और 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में आ जाएंगे। जब ये 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में आ जाती हैं तो इसको तूतक या मोरूला कह देते हैं। यही देखे थे हमने कल। ठीक, अब देखिए ये 8 से कितनी है, अभी 16 कोशिकीय अवस्था है। अब ये और विभाजित होंगे और देखो कितनी छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी यहाँ पर, है ना, कितनी सारी कोशिकाएं होंगी। तो बेटा बात ऐसी होती है कि देखो इसका साइज देखो कितना बड़ा है और इसका साइज देखो, इन सेल्स का ये कितना छोटा छोटा होते गया है ना। तो यहाँ इससे अब ये बन गया है ना, देखो यहाँ से पूरा होते हुए ये बना है। तो यहाँ पर सेल का आकार छोटा होता गया, जबकि विभाजन कैसा हुआ है, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन जिसमें कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ते गई लेकिन आकार छोटा होते गया, उसको कह देते हैं अपन क्या, क्लीवेज। कल की क्लास आपने नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसमें हमने इसको व्हाइट बोर्ड में समझाए थे, है ना। अब देखिए ये बहुत सारी सेल हो गई। अब ये सेल कैसी हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। ये सेल अरेंज होंगी तो बाहर की तरफ कुछ सेल बाहर की तरफ एकत्रित हो जाएंगी, इस तरीके से ये जो एकत्रित हुई हैं गोल गोल। ये जो बाहर वाली सेल हैं इनको कह देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इसकी कुछ सेल जो होती हैं वो अंदर एकत्रित हो जाती हैं गुच्छे में। ये जो अंदर वाली होती हैं उनको कह देते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। अपन ने कल देखा था कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, हमने क्या बताया था, ट्रोफोब्लास्ट आगे काय का निर्माण करेगा, अपरा का। और एम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है वो आगे किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो का। ठीक, और इसके बीच में यहाँ पर कैविटी बन गई, देखो ये कैविटी, इसको कह देते हैं, इसको ब्लास्टोसील कैविटी कह दिए हमने। और ये पूरी संरचना को कह देते हैं अपन क्या, कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कह देते हैं। तो अपन इस डायग्राम में देख लें, ये गर्भाशय है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से अंडाणु निकला, एम्प्यूलर रीजन में जाके फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जायगोट बना। तो आगे देखो 1 से 2 सेल बन गई, 2 से 4 सेल, 4 से 8 से 16 सेल हो गई। इस प्रकार से इसमें क्लीवेज होते जाता है और ये आगे की तरफ बढ़ते जाता है। जब 7th यहाँ पर 5वें दिन ये कहाँ पर आ जाता है, 5वें दिन ये आ जाता है गर्भाशय में, और 7th डे इसमें इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो यही है ब्लास्टोसिस्ट, है ना। और इसी ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो गया, यहाँ इम्प्लांटेशन हो गया है। ओके, इसको ध्यान से देखिए, क्या बोले हमने, बाहर वाली जो है वो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली जो है वो एम्ब्रियोब्लास्ट, और बीच में कैविटी बन गई है जिसको क्या कह देते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी। जब इम्प्लांटेशन होता है ना तो इस ब्लास्टोसील कैविटी में एंडोमेट्रियम्स में जो ग्लाइकोजन रिलीज हुआ था वो भर जाता है। यही देखे थे अपन ने। चलिए अब इसके आगे पढ़ लेते हैं। ओके,
प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अब आगे पढ़ते हैं, है ना। ये जो बाहर वाली जो सेल है वो क्या कहलाती है? ट्रोफोब्लास्ट। जो अंदर एकत्रित हो गई है वो है एम्ब्रियोब्लास्ट। और यहाँ पर एक कैविटी बन गई है, इस कैविटी को कह देते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। ये जो पूरी संरचना है ये है ब्लास्टोसिस्ट। 7th डी ये कहाँ आ गई थी? गर्भाशय में। देखिए 7th डी अपने गर्भाशय में इम्प्लांट हो गए, मतलब कि इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गई थी। अब इम्प्लांटेशन के बाद अपन ने देखे थे कि 8th डे से HCG हार्मोन रिलीज होता है। जो हार्मोन क्या काम करता है कि कार्पस ल्यूटियम बच जाएगी ना, यहाँ देखो कार्पस ल्यूटियम रह गई है यहाँ पर, तो इस कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का काम करता है कौन? HCG, है ना। अब देखिए जब यहाँ 8th डे इम्प्लांटेशन हो गई है तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है ना, 1 वीक तो उसको इम्प्लांट होने में ही लग गया। अब अपन 2nd वीक की बात कर लेते हैं, मतलब कि 8th डे ही समझिए आप, ठीक। 7 डे कंप्लीट हो गए थे, अब 8th डे से समझते हैं, 2nd वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होता है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है ये समसूत्री विभाजन करेगी, मतलब विभाजित होगी और ये डबल लेयर बन जाएगी, ठीक। ये अंदर वाली लेयर है ये सेल्यूलर ही है, मतलब इसमें सेल है जिसको साइटोट्रोफोब्लास्ट कह देते हैं, ठीक। और एक बाहर वाली मेम्ब्रेन बन जाती है, मतलब बाहर वाली लेयर। ये जो बाहर वाली लेयर है इसमें केंद्रक है बहुत सारे। अब देखो इसमें बहुत सारे केंद्रक हैं और द्रव है, इससे आपको समझ में आता होगा। इसका मतलब ये है कि ट्रोफोब्लास्ट ने दो मेम्ब्रेन बनाया है, अंदर वाली जो है वो सेल है और बाहर वाली जो है उस मेम्ब्रेन में बहुत सारे केंद्रक तैर रहे हैं। तो इसका निर्माण कहाँ से होगा? इसका निर्माण होगा कैरियोकाइनेसिस से। मतलब कि जब ऐसा होता है कि सेल है, इसके अंदर एक केंद्रक है, साइटोप्लाज्म में विभाजन नहीं हुआ लेकिन सिर्फ केंद्रकों में विभाजन हो गया, तो बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसी प्रकार से किसका निर्माण हो गया? सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट का। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है उसी से 2 लेयर बन गई, अंदर वाली को कह दोगे साइटोट्रोफोब्लास्ट और बाहर वाली को कह दोगे सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर हुआ बेटे? है ना। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो 2 लेयर बन गई, अंदर सेलुलर जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट और जो सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट होती है उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ठीक, और द्रव भरा है। अब देखिए अंदर वाली जो थी ये थी एम्ब्रियोब्लास्ट। ये एम्ब्रियोब्लास्ट भी विभाजित होती है और 2 लेयर बना लेती है ना। कितनी लेयर बना लेती है ये एम्ब्रियोब्लास्ट? 2 लेयर बना लेती है। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट से चिपकी हुई है उसको कह देते हैं एपीब्लास्ट और दूसरे वाले को कह देते हैं हाइपोब्लास्ट। तो जो अपनी एम्ब्रियोब्लास्ट थी, क्या हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं? ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट थी उसकी अब 2 लेयर बन गई। जो अंदर वाली है वो है एपीब्लास्ट, है ना, मतलब कहाँ पर? जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के बिल्कुल पास में है वो है एपीब्लास्ट और उसके बाजू वाली क्या है? हाइपोब्लास्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटे? ओके, देखिए अब आगे। जो एपीब्लास्ट है वो फूल गई, ये एपीब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट बीच से फूल गई, ये ब्लैक कलर से ही बनाए हमने, ये फूल गई ऐसे, ठीक। जो एपीब्लास्ट थी वो इस तरीके से फूल गई, तो ये बन गई इस तरीके से, ये एपीब्लास्ट फूली है। जब एपीब्लास्ट फूली तो इसके देखो ये हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट से चिपकी हुई एपीब्लास्ट को एपीब्लास्ट ही कहोगे और इसी की सेल फूल के इस तरीके से संरचना बना लेती हैं, इनको कह देते हैं एमनियोल। क्या कह देते हो बच्चों? इनको कह देते हो क्या? एमनियोल। क्लियर हुआ? अब इस एमनियोन के अंदर जो द्रव भर जाता है उस द्रव को कह देते हैं एमनियोटिक द्रव। क्या कह देते हैं बच्चे? एमनियोन के अंदर जो द्रव भरा है उसको कह देते हैं एमनियोटिक फ्लूइड या द्रव। फिर से समझ लीजिए एक बार, एपीब्लास्ट जो है वो फूल गई, ऐसे समझो कि एपीब्लास्ट ऐसी थी, ठीक।
अब फूल गई तो ऐसी हो गई। तो जो कि हाइपोब्लास्ट के बिल्कुल पास में है ये वाला है ना, इसको कह दोगे एपीब्लास्ट ही रहेगा, जबकि ये वाला जो भाग है वो क्या बन गया, एमनियोन। और इसके अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। देखिए ये है एमनियोन, और एमनियोन के अंदर क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। क्लियर है इतना। अब देखिएगा जो अपनी हाइपोब्लास्ट थी, ये हाइपोब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट ने भी विभाजन किया तो ये वो पूरी फूल गई है ना। अब ये फूली तो ये तो ज्यादा ही फूल गई। देखो ये खाली वाला जो भाग था इसको हमने क्या बोले थे, ब्लास्टोसील कैविटी। तो इस हाइपोब्लास्ट की सेल ने इस प्रकार से विभाजन किया कि पूरी ब्लास्टोसील कैविटी को ये कवर कर लेती है, और इसके अंदर एक खाली स्थान होता है जिसको योक सैक कह देते हैं। क्या हो गई, ये हो गई हाइपोब्लास्ट की सेल। ठीक है, अब देखिए जो एमनियोटिक फ्लूइड बना है और एमनियोन बना है ना, तो क्या होता है कि यही वाली जो सेल होती है ना, ये सेल आसपास विभाजन करने लगती है, और ये जो हमने बनाया है ब्लू कलर का, इस तरीके से ये विभाजित होती है और बाहर जो जितने भी खाली स्पेस होता है ना, उस पूरे खाली स्पेस को ये भर देती है। ठीक, ये क्या करती है, इस पूरे खाली स्पेस को भर देती है। अब ये जो कौन से कलर से बनाए हैं हमने, ये ब्लू कलर से बनाया है, ब्लू कलर। तो ये सेल जो है वो पूरी भर गई है यहाँ पर, उसको कह देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। देखो जो एमनियोन बना मतलब एपीब्लास्ट की सेल है, इन्हीं सेलों से क्या बन जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कुछ नहीं हुआ है, देखो ये भी फूली थी तो ये संरचना बन गई, एपीब्लास्ट के फूलने से ये बन गया एमनियोन, हाइपोब्लास्ट के फूलने से योक सैक बन गया। अब ये एम्ब्रियो वाली ही सेल है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट से बनी हुई है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट से। तो इन्हीं सेलों में विभाजन होता है जिससे कि इधर का जो खाली सब स्थान रहता है वो पूरा भर जाता है, ये ब्लू कलर से जो हमने बनाया है। अब वो जो खाली स्थान भरी है ना इन सेलों ने, तो इस वाले को बोल देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या कह देते हो बेटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कह देते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ना, वो बीच बीच से खाली सा स्थान बन जाएगा यहाँ कुछ ऐसे, कि मतलब जहां पर ये साइटोट्रोफोब्लास्ट थी उसके किनारे में ये रह जाएंगी, और एमनियोन और योक सैक के आसपास भी रह जाएंगे, और साथ में यहाँ पर से एक नली जैसी संरचना बना लेंगी। ये देखिए ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बीच बीच में कैसी हो गई है, खाली जगह कर दी है इनने, है ना, जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कॉलम कह दोगे। और यहाँ से एक पूरी ऐसी संरचना बना ली है इनने नली जैसी। ठीक, ये हाइपोब्लास्ट की सेल है, ये एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ भरा होगा, यहाँ पर क्या है बेटा, ये है योक सैक। यहाँ से समझ में आया। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म था, इसने यहाँ हमने बोले एक नली जैसी संरचना बना ली है। तो यही जो भाग जो कि किसको किससे जोड़ रहा है, ये है अपनी क्या एमनियो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, इनको कहाँ से जोड़ रहा है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट से, है ना। इसको बोल देते हैं फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि आगे चलकर यही निर्माण करेगी इसका एम्बिलिकल कॉर्ड का। क्लियर हुआ बेटे। अब देखो ये बाहर वाली थी सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट, ये वाली थी साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये जो बनाया अपन ने ब्लू कलर से, ये क्या हो गई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इन तीनों लेयर को एक साथ क्या कह देते हो, कोरियोन कह देते हो। क्या कह देते हो बच्चों, कोरियोन कह देते हो। कुछ कठिन तो नहीं है ना। यदि आपको कठिन लग रहा है तो आप ये वीडियो फिर से देख लो और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। ठीक, ये है सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट जो कि ट्रोफोब्लास्ट से बनी थी, अंदर वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मेसोडर्म से बनी है क्या, ये तो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक
मेसोडर्म। ये तीनों ही मिलकर कोरियोन का निर्माण करती हैं। अब आपने सुने हो कोरियोनिक विलाय, तो देखो कोरियोनिक विलाय क्या है। ये तीनों ही लेयर है, सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये उंगली जैसी संरचना बना लेती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट, ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इनने उंगली जैसी संरचना बना लिए हैं, इसी को कह देते हैं अपन क्या, कोरियोनिक विलाय। ठीक, और भले हमने इसको सिर्फ एक साइड बनाए हैं, लेकिन ये चारों तरफ बनी होती है कोरियोनिक विलाय, है ना। और ये तीनों को एक साथ क्या कह देते हो, कोरियोन कह देते हो। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? ये डायग्राम को हमने व्हाइट बोर्ड में इसलिए नहीं समझाए क्योंकि एक तो ये कलर में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए, है ना। यदि आपको व्हाइट बोर्ड में समझना है तो आप कमेंट कर देना, हम वहां भी समझा देंगे। ठीक है, देख लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, कितना लो पहले, अब ये ले लो स्क्रीनशॉट। हमको यहाँ पर इतना कुछ समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमको कोरियोन और कोरियोनिक विलाय समझाना है। फिर आप कंफ्यूज होते हो कि ये एमनियोन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, यॉर्क सैक कैसे बन गया, इसलिए भी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना। अब एनसीईआरटी में देखो तो ये सगर्भिता तथा भ्रूणीय परिवर्धन है। इसमें क्या है कि भ्रूण के इम्प्लांटेशन या अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक या कोरियोनिक विलाय कहते हैं। यही है ये कोरियोनिक विलाय। ठीक, कोरियोनिक विलाय कहते हैं। आगे क्या है, ये जरायु अंकुरक मतलब कोरियोनिक विलाय गर्भाशय ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतर अंगुलीकृत या इंटरडिजिटेड हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील गर्भ मतलब कि भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिसे अपरा कहा जाता है। ठीक, आगे क्या है कि अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन एक्सक्रीट अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह अपरा एक नाभि रज्जु एम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। ठीक, देखिएगा, ये अपन ने कोरियोनिक विलाय बनाए। अब देखो, जबकि ये मम्मी की गर्भाशय में अंतररोपित तो ये हो चुका, उसके बाद की प्रक्रिया पढ़े अपन ने ये। तो बच्चों वहां पर होता क्या है कि यहाँ पर पूरी एंडोमेट्रियम होगी, इसको घेरे रखी होगी इस तरीके से एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है, ऐसे ब्लड वेसल्स, है ना। अब यहाँ से ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, इस क्या है, ये सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर चला जाता है ना। और यहाँ से जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, देखो जैसे ये है अपनी क्या, ये है अपनी एम्बिलिकल कॉर्ड, तो इधर साइड भी बने होंगे इसी तरीके से कोरियोनिक विलाय। तो यहाँ से जो पोषक तत्व होते हैं ये इसके द्वारा कहाँ चल जाते हैं, भ्रूण तक, और भ्रूण के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ तक आ जाते हैं। मतलब कि यहाँ से यहाँ काय का निर्माण हो जाएगा, आगे चल के अपरा का निर्माण हो जाएगा। ये है कोरियोन, तो यही तो आगे चल के अपरा बनाएगा, है ना। कोरियोन ही क्या है, आगे इसी से किसका निर्माण हो रहा है, अपरा का। तो माता का जो भाग होता है और जो बच्चे का भाग रहता है ना, तो यहाँ से जो भोज्य पदार्थ है, ऑक्सीजन है, उसका परिवहन बच्चे तक होगा, और बच्चे से जो CO2 है या अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है, वो कहाँ तक आएंगे, माता तक आएंगे। क्लियर हो गया। अब हमने जैसे किसकी बात किए हैं, हमने बात की है यहाँ अपरा की। तो अपरा का तो एक काम ये हो गया
कि माता से जो पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, वो बच्चे तक भेजना, और बच्चे से CO2 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जो उत्सर्जित पदार्थ है वो माँ तक लेके आना, ये काम है अप्रा का। लेकिन इसके अलावा भी अप्रा बहुत से काम करती है, जैसे कि ये हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। अप्रा क्या करती है? हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। तो ये हार्मोन, जैसे एक अपन ने पढ़े थे HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि ट्रोफोब्लास्ट ही रिलीज करने लगी थी, और ट्रोफोब्लास्ट ने ही तो इसका निर्माण किया है कोरियोन का, है कि नहीं? ट्रोफोब्लास्ट ही सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट में बदली थी ना, तो और यही आगे चल के क्या बन जाएंगी? अपरा बन जाएंगी 3 मंथ बाद। तो जब ये अपरा बन चुकी है 3 मंथ बाद, तब यही HCG रिलीज करेगी, मतलब कि पहले से ही कर रही थी, अब ज्यादा HCG रिलीज होगा। तो देखिए क्या होता है ना। अब पढ़ रहे अपन हार्मोन, अपरा से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है, और अनेक हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक, वही है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, HCG, मानव अपरा लैक्टोजन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसको कहते हैं, इसका स्त्रावण करेगा। साथ ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आदि का उत्पादन करता है। तो अपरा के लिए कौन कौन से हार्मोन रखोगे याद? एक तुमने HCG याद कर लिए, एक याद कर लेना क्या? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, है ना। और एस्ट्रोजन याद कर लोगे, और क्या याद कर लोगे? प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन है, ठीक। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे हार्मोन बताओ जो कि सिर्फ गर्भावस्था में ही रिलीज होते हैं, ऐसे हार्मोन बताओ जो कि केवल गर्भावस्था में ही रिलीज होते हैं, तो आप कौन से हार्मोन बताओगे? आप बोलोगे HCG हार्मोन, HPL हार्मोन, और एक और होता है क्या? रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के बाद रिलीज होता है, ठीक। ये हार्मोन होते हैं जो सिर्फ गर्भावस्था में ही रिलीज होंगे, जबकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था में क्या हो जाते हैं कि नॉर्मल से अधिक हो जाते हैं, बस इनकी मात्रा बढ़ जाती है गर्भावस्था में, बस। क्लियर हो गया आपको इतना? देखिए आगे अपन रीड कर देते हैं ना, क्या है, अब क्लियर दिख रहा है ना। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पादित करता है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। मतलब ये सारे हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। इन हार्मोन के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि या माता की उपापचय क्रियाओं में परिवर्तन तथा सगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये सारे आवश्यक हैं। तो यदि क्वेश्चन आए कि कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो जिनकी मात्रा बढ़ जाती है सगर्भता के दौरान, तो क्या लगाओगे? टिक करोगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन। याद कर लीजिएगा इसको, है ना। क्लियर हो गया? अब देखो ये 3 परतें दी हुई हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, है ना। रीड कर दें इसको। अंतररोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिकीय समूह समझ गया, इनर सेल मास जिसको अपन ने कहे थे, एम्ब्रियोब्लास्ट, ये है अंतरकोशिकीय समूह, यही वाला एम्ब्रियोब्लास्ट से ही तो बनी है एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, तो ये वाले हैं ना। बाह्य त्वचा मतलब कि एक्टोडर्म,
नामक एक बाहरी स्तर और एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाते हैं। इस बाह्य त्वचा और अंतःत्वचा के बीच जल्द ही मध्य स्तर या मेसोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतरकोशिकीय समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स कहते हैं, समाहित होती हैं। बेटा स्टेम सेल्स वो सेल होती हैं जिनसे कि पूरे शरीर की रचना हो सकती है ना, उनको क्या कह देते हैं अपन, स्टेम सेल कह देते हैं। वृद्धि करती हैं ये सेल। फिर है जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकते हैं। लिखा तो है यहाँ, समझ गए। अब देखिए यहाँ आगे क्या है, सगर्भता के विभिन्न महीने में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक, जैसे मानव में सगर्भता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथी, बिल्ली में यह अवधि कितने महीने की होती होगी? पता करें। मानव में 1 महीने सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित हो जाता है। तो देखो पहले अपन देख लेते हैं कि कुत्ते में 63 दिन होती है, डेज की होती है। हाथियों में होती है 624, है ना, या 641 दिन की। और जो बिल्ली थी उसमें भी कितने दिन की होती है? 63 दिन की। याद कर लीजिएगा इसको बच्चों। आगे देखते हैं, सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है, मतलब कि पहले मंथ में किसका निर्माण हो जाता है? हृदय का। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पैर, मतलब कि दूसरे माह में के अंत में क्या बन जाते हैं? पैर और उंगलियां विकसित हो जाती हैं। 12वें सप्ताह, ठीक, 12वें सप्ताह में क्या होता है, जिसको अपन पहली तिमाही कह सकते हैं, के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। अंग तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, समझ गए आप, इन तंत्रों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जननांग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं, पैर विकसित हो जाते हैं और बाह्य जननांग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान, 5th मंथ की बात हो रही है बच्चों, तो 5th मंथ के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता, ऐसा क्वेश्चन आता है कि गर्भ की पहली गतिशीलता किस मंथ में होती है, तो क्या याद कर लोगे? 5वें महीने में। पहली गतिशीलता, सिर पर बालों का उग आना सामान्यतः देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक, मतलब कि कौन सी तिमाही आ गई? दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। मतलब पहले सिर के बाल आएंगे जो कि 5वें महीने में आए हैं, और दूसरी तिमाही में कौन आ जाते हैं? शरीर के बाल आ जाते हैं। ठीक, आंखों की पलकें अलग हो जाती हैं, तो आंखें की पलकें कैसी हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी, और बोरोनिया मतलब कि आईलेसेस बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, आइए अपन इसको इधर देखते हैं। इसको नोट कर लेंगे आप कि पहले मंथ में हृदय बना, सेकंड मंथ में पैर और उंगली, तीसरे मंथ में अंग तंत्र, पैर, बाह्य जननांग, 5वें माह, चौथे को छोड़ दो, है ना, 5वें माह में क्या याद रख लोगे? पहली गतिशीलता, सिर पर बाल। 6वें माह के लिए याद रखोगे पूरे शरीर में कोमल बाल, पलक अलग अलग हो जाएंगी और बोरोनिया मतलब कि आईलेसेस बन जाते हैं। ठीक, 9वें माह में याद रख लोगे कि पूर्ण विकसित हो जाता है और अब क्या होगा? प्रसव।
क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बच्चों अब अगली क्लास में हम प्रसव और दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो ये जो प्रसव है इसको हम आपको व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ा देंगे, है ना? ठीक है, ओके। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किए हो इस वीडियो को तो कृपया करके लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। साथ ही आपको यदि ये वीडियो समझ में आई है तो आप कमेंट कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ आपको पीएनएसटी के लिए पूर्ण बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। अगर एनसीईआरटी 12th अदर किसी एग्जाम में भी है आपके लिए, जैसे कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स की कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। ओके।